आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को चर्चा में आमंत्रित कर रहा हूं। आज की चर्चा का विषय है कि गणित शिक्षण, मैथमेटिक्स की टीचिंग किस तरह से होनी चाहिए। एक्चुअली पहले तो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स जैसे लगता है और हम समाज में हर तरफ सुनते हैं कि मैथमेटिक्स कठिन विषय है, बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो रहे हैं, बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे हम आसपास बातें सुनते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं लगता कि मैथमेटिक्स को कंपल्सरी सब्जेक्ट ना बनाकर ऑप्शनल कर दिया जाए, जिसने पढ़ना है वो पढ़े, अदरवाइज पहली क्लास से ही मैथमेटिक्स जो है जरूरी ना हो, क्योंकि इतनी दिक्कत आ रही है ऐसा सुनने में आता है। क्या लगता है आपको, मैथमेटिक्स को हटा देना चाहिए? सर नो सर। नो सर। किस क्यों नहीं हटा रही को हटाना जी, क्यों नहीं? एक लेवल तक रखना बहुत जरूरी है सर। लाइफ के हर फील्ड में यूज होता है ये। बेसिकली जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिना बात की पेपर कटिंग वगैरह की ऐड की हुई हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल में, और जिसको देख के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आ रही हैं, उनको टोटली कट डाउन कर देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे के शौक हैं वो तो एनीवे वो टाइम निकाल के पूरा करता है। वो बटन की तरह जब आता है तो वो पेरेंट्स भी बैठ के शाम को वही काम करा रहे होते हैं पेपर खरीद के। तो ये जो है टाइम किलिंग चीज हो रही है पूरी फैमिली के लिए। ऐसा कोई भी कार्य जो बच्चे ना करके पेरेंट्स कर रहे हैं, ऐसी सभी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही। चलिए, और सर नमस्कार। और क्यों करना चाहिए मैथमेटिक्स? सर नमस्कार। नमस्कार सर, इसमें अगर हम मैथ बंद कर देंगे तो बेसिक नॉलेज है वो भी बच्चा नहीं ले पाएगा। घर में बाजार में ऐसा वर्क तो है ही जो बेसिक रुपये और पैसों से जुड़ा है और है, तो बच्चा फिर मैं तो ये मानता हूँ कि अनपढ़ ही रह जाएगा अगर ऐसा कार्य हो गया। तो मैथ को बंद करना तो मेरा मानना है कि बिल्कुल ही गलत है। अगर सर बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग अगर डेवलप हो जाएगी तो वो हर फील्ड में उस हिसाब से सोचकर अपने आप का बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। राजकुमार जी बोलिए। पीछे जो बड़ा कारण आ रहा है वो बेसिकली यही है कि प्रैक्टिस के लिए बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिस टाइम किल कर रही हैं, और प्रैक्टिस नहीं होगी मैथ्स तो आएगा ही नहीं किसी कीमत पे। ठीक है सर, एक बात और भी है कि जैसे पहले टाइम में हाउस होल्ड होता था तो जैसे उसमें गर्ल्स काफी इंटरेस्ट ले लेती थी अलजेब्रा की बजाय, तो अगर वही प्रोसेस दोबारा से हो तो उसमें शायद ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे बच्चे। चलिए, काफी बातें सुनने को मिली हैं आपकी। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फटाफट कहिए आप। एक या दो लाइन में कहिए। सर, मैथमेटिक्स हर एक फील्ड में जरूरी है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो कोई भी फील्ड में बच्चे आगे नहीं जा पाए, क्योंकि इवन आईटीआई करनी है, उनको साइंस पढ़नी है, जो भी कॉमर्स में भी जाना है, तो भी मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज तो बहुत जरूरी है। चलिए, अन्य विषय में काम आता है। चलिए, ठीक है। देखिए, अब मुझे चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। देखिए, मैथमेटिक्स अगर हम बात करें दैनिक जीवन में बहुत काम आता है, तो फिर आप देखिए एक सब्जी बेचने वाला 850 ग्राम का भाव हमसे जल्दी निकाल लेता है। अगर दैनिक जीवन में कैलकुलेशन की बात करें तो सब्जी बेचने वाला हमसे जल्दी, हमने मैथ पढ़ा है, उसने मैथ नहीं पढ़ा। एक मिस्त्री जिसने मैथ नहीं पढ़ा हमसे जल्दी बता देता है कि कितनी ईंटें चाहिए, कितनी सीमेंट चाहिए। कैलकुलेशन वो जल्दी करता है। दीवार सीधी बनानी है वो बना सकता है, फर्श सीधा रखना है, दीवार कैसे सीधी बनेगी इसके लिए कैसे पैमाइश करनी है उसको पता है, वो कर सकता है बिना मैथ पढ़े। तो इसका मतलब, और ऐसे बिजनेसमैन भी आप देखेंगे कि जो बिना मैथ पढ़े अच्छे बिजनेसमैन आप और भी काफी जगह पे आप पाएंगे कि बिना मैथ पढ़े लोग अपने जीवन में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो केवल हम ये कहें कि दैनिक जीवन में काम आता है तो बिना मैथ पढ़े भी लोग बेहतर कर रहे हैं। तो एक ये हमारी जो भ्रांति है कि मैथ दैनिक जीवन में काम आता है इसलिए मैथ पढ़ना है, ये हमें दूर करनी चाहिए।
हाँ, आप में से किसी एक दो साथी ने ये कहा, मैथ जो है वो बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इसको डेवलप करने में मदद करता है। तो अब हम विचार करेंगे कि क्या जिस तरह से हम मैथमेटिक्स करा रहे हैं, क्या उससे ये लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग आ रही है, या हम बच्चों को एक पर्टिकुलर मेथड सिखाते, रट्टे मरवाते जा रहे हैं, बच्चों को सॉल्यूशन बताते जा रहे हैं, बच्चे याद करते हैं। चलिए इस पे आगे विचार करेंगे। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, चलिए अब मैं पूछ रहा हूं कि मैथमेटिक्स जब हम करा रहे हैं क्लास में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहता हूं कि एक बच्चे में और एक मशीन में क्या अंतर? कोई भी बताए, एक बच्चे में और एक मशीन में क्या अंतर? सर, बच्चा नए एवेन्यूज पे सोच सकता है, मशीन को जितना हम सिखाएंगे वो वहीं तक सोचेगी। जितना मैथ्स हमने पढ़ा है वो मशीन उसी स्टेप तक कर पाएगी, जबकि हम जब उस पे काम करेंगे तो हम उससे 2 कदम आगे भी सोचना शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, हम सोच सकते हैं, मशीन सोच नहीं सकती, आपने एक पॉइंट कहा। कोई और साथी? मशीन में और बच्चे में अंतर? वन थिंग सर, कि मशीन में हम जिस तरीके से सिस्टम लेंगे, वो एक बार उस प्रोसेस को करने में जो टाइम लेगा, बच्चा उसी प्रोसेस को अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसका वो टाइम कंज्यूम जो है वो कम होगा एज पर प्रैक्टिस। बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो वो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। चलिए और कोई? सर, मशीन के अंदर हमें ना कोई सॉफ्टवेयर फीड करना होगा, फीड करते हैं हम। जैसे उसके अंदर मतलब हमने इनपुट डाल लिया और जिस टाइप का उसमें सॉफ्टवेयर या जो फीड है वो उसी प्रकार की आउटपुट देगा। लेकिन बच्चे के अंदर वो अपने लॉजिक से कुछ और विचार करके माइंड में किसी भी तरह की कैलकुलेशन वो कर सकता है, मशीन ऐसा नहीं कर बहुत सकती। बढ़िया, आपने सही उत्तर दिया, कि एक अच्छा उत्तर दिया कि भाई बच्चे के अंदर, मशीन के अंदर तो हमें कुछ फीड करना है और जैसा फीड करेंगे वैसा ही करेगी, उतना ही करेगी। बच्चा मशीन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है, एक ही कार्य को कई तरह से कर सकता है। बहुत बढ़िया। जैसे पंखा एक मशीन है, तो बटन दबाया तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, मशीन है, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। लेकिन बच्चा अगर पंखा को घुमाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या बीच से पकड़ के भी घुमा सकता है। बिल्कुल सही। तो बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपने तर्क के अपने सोचने के आधार पर वो अलग अलग तरह से कर सकता है, लेकिन मशीन एक ही तरह से करती है। एक और मेजर अंतर है मशीन में और बच्चे में, वो है भावनाओं का। तो उसमें भावनाओं में अगर कक्षा कक्ष के क्लासरूम के हिसाब से बात करें तो इंटरेस्ट, रुचि, बच्चे की रुचि है या नहीं है बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा कक्ष में। मशीन, अब मशीन जैसे मैं पंखे का उदाहरण दिया आपको, पंखा बटन दबाया, कभी मैं नहीं मना करेगा कि मेरा मन नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, वो तो बटन दबाया चल पड़ेगा। लेकिन बच्चा, जब हम क्लासरूम में आए, चलो भाई करो काम, चलो भाई ये पढ़ो, ये करो, बच्चे की रुचि होगी तो आपकी बात को सुनेगा, पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो 2 चीजें मैंने आपसे चर्चा की हैं, एक तो बच्चे के अंदर सोचना और दूसरा रुचि। जब तक ये दोनों चीजें का हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम क्लासरूम में आके बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट वे में टीच करेंगे, मैथमेटिक्स केवल क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, एक प्रोग्राम की तरह उनको सॉल्यूशन देते रहेंगे, तो बच्चे वही करेंगे जितना हमने बताया, उससे अधिक अपने दिमाग से नहीं सोच पाए। हम जब उनको कर करके देते हैं तो मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्लासरूम में बच्चों को मशीन की तरह डील करना है या बच्चों को बच्चा समझकर उनको खुद सोचने का मौका देना है, और सोचने का मौका रुचिकर होना चाहिए, ये हमें देखना। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगला मेरा जो उदाहरण है कि मैथमेटिक्स, आपने कईयों ने बताया कि मैथमेटिक्स करने से बच्चे के अंदर रीजनिंग, थिंकिंग, ये पावर्स डेवलप होती है। तो
एक बार मुझे एक स्कूल में जाने का मौका मिला, मैथमेटिक्स टीचर पढ़ा रहे थे। तो जैसे ही एक 6ठी क्लास की बच्ची से मैंने कुछ पूछना चाहा तो टीचर जी बोले कि ये बच्चा क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप इससे मत पूछें। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करें, मैं इससे बहुत ही सरल प्रश्न पूछूं। तो जैसे ही बच्चे से मैंने बात करनी शुरू की, उसने दोबारा, टीचर ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा आप चिंता ना करें, मैं बहुत ही सरल प्रश्न पूछूं। तो चलिए, मैंने उस बच्ची को आगे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया और ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल 3 बार रिपीट किया और आगे डॉट 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 लगा और बच्ची को कहा बेटा इसको आगे बढ़ाओ। अब आप हैरान होंगे, वो बच्ची जो क्लास में परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन ये जो मैंने उसके सामने एक पैटर्न रखा, इसको उसने 1-2 मिनट के बाद ही आगे बढ़ा दिया। अब आप बताएं कि भाई वो क्लासरूम में इसको क्यों कर रही, क्लासरूम में क्यों परफॉर्म नहीं कर रही थी, और यहाँ जैसे ही मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया तो उसने वो कर दिया। तो क्या कारण है? सर इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट। चलिए, एक कारण हो सकता है इंटरेस्ट, इसमें क्योंकि चित्र थे, इसमें क्योंकि पैटर्न था, एक चुनौती थी, इसमें बच्चे का हो सकता है इंटरेस्ट हो। तो क्लास में जो टीचर डील कर रहा है, ध्यान दीजिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए इसको कर दिया। इसका मतलब टीचर जो करवा रहा है उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा जिस तरह से वो करा रहा है। एक बात बिल्कुल सही। और क्या कारण हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है ना कि मान लो टीचर से बच्चा कुछ भय मानता हो या उसके सामने वो उतना प्रदर्शन ना कर पाता हो और आपसे उसको ऐसा फील ना हुआ हो, एक लगा जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने रोका, उन्होंने रोका टीचर ने और आपने कहा कि नहीं ये करेंगे, मैं सरल सवाल ही पूछूंगा। तो उससे क्या हुआ कि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बच्चे ने किया। चलिए, आपका ये कहना है कि क्लास में जो टीचर है वो बच्चे के साथ ऐसा, जैसे मैंने उससे बातचीत की, उसका कॉन्फिडेंस जो है टीचर ने कम कर रखा था। हो सकता है उसकी गलतियों पर उसको डांट रखा था, या एक बार उसकी गलती हुई तो दूसरी बार गलती हुई तो टीचर ने ये मान लिया कि ये नहीं कर सकती, ऐसा वो बायस्ड भी हो सकता था। तो ऐसे कई सारे कारण होंगे जो आप कह सकते हैं कि टीचर की वजह से बच्चे क्लास में रुचि लेना बंद कर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कक्षा कक्ष में जब डील कर रहे होते हैं तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें चीजों को रखना होगा, बच्चों की रुचिकर तरह से हमें चीजों को रखना होगा, तो तभी करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बार सभी ध्यान दें कि बच्ची को जब मैंने ये एक चैलेंज के रूप में एक प्रश्न दिया था, तो बच्ची ने उसको कैसे हैंडल किया, उसके माइंड में क्या चल रहा था। एक बार सभी विचार करें कि बच्ची को जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, बच्ची उस क्वेश्चन की तरफ देखने लगी, तो देखते देखते उसके मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, एक बार उसके विचार करते हैं। तो बताइए सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मैंने उसको क्वेश्चन दिया तो उसके माइंड में क्या चल रहा हो, बताएं। कि सर ये मैं कर सकती हूँ, मुझे इजी लग रहा है ये। एक बात बिल्कुल। और सर क्या हो आपने सकता है? मौका दिया, जो टीचर नहीं दे रही थी उससे, वो मौका आपने दिया। ठीक है, वो इस प्रश्न को किस तरह से सोच रही थी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सर वो पिक्टोरियल प्रश्न को कैसे सोच रही होगी हल करने के? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से उसने अपने उस पैटर्न को जज किया कि पहले ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है। राइट। उसने ये हमारे गणित में हम इसको, जैसे जज का आपने एक वर्ड यूज किया, जज, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। बच्चे ने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि 3 भुजा वाला है, फिर 4 भुजा वाला है, या 3 कोने वाला है, 4 कोने वाला है। ये बच्चे का एनालिसिस था। और फिर देखा कि उसने 3 भुजा, 4 भुजा, फिर दोबारा 3 भुजा, फिर दोबारा 4 भुजा। तो उसने देखा कि पहले 3 वाला आता है, फिर 4 वाला आता है, फिर 3। तो ये ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है और 3 वाला और 4 वाला ऐसे रिप्लेस हो रहा है। तो ये उसने एनालाइज किया। सबसे पहले तो देखिए, मैंने उसको एक चुनौती के रूप में एक प्रश्न दी, बच्चे को सोचना स्टार्ट करना पड़ा। बच्चे ने सोचा,
सोचते सोचते उसने उन चीजों का विश्लेषण कर लिया, एनालाइज कर लिया कि 3 वाला 4 वाला 3 वाला 4। अब उस एनालिसिस के बेस पे उसने क्या किया, एक कंक्लूड करके एक नियम बना दिया, रूल बना दिया, रूल ढूंढ लिया उसके अंदर कि भाई 3 वाला 4 वाला है, तो उसके रूल के बेस पे उसने आगे बढ़ा। अब जब मैंने पूछा उससे, जब उसने आगे बढ़ा दिया तो मैंने उससे पूछा, अच्छा जी तूने कैसे किया आगे, क्या आधार था तेरा ये आंसर लेने का? तो बच्ची ने मुझे आंसर दिया जो अभी हम बात कर रहे हैं। उसने बताया कि भाई क्योंकि 3 वाला था, फिर 4 वाला था, फिर 3 वाला था, तो मैंने देख के पैटर्न देखकर और इसको मैंने आगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने, फिर से सुनिए, चुनौती दी थी, एक चैलेंज दिया था बच्चे को। बच्चे ने चैलेंज को स्वीकार किया, सोचने लगी। सोचते सोचते उसने विश्लेषण किया, एनालाइज किया, यानी कि चैलेंज मिलते ही थिंकिंग स्टार्ट हुई। थिंकिंग के ड्यूरेशन में उसने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसने नियम बना लिया, रूल बना लिया। और अगर टीचर ने पूछा, जैसे मैंने पूछा, तो उसने तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, क्योंकि उसने खुद रूल बनाया था। जब बच्चे ने खुद रूल ढूंढा तो अब वो आंसर दे सकती है कि उसने किस आधार पे इसको आगे बढ़ाया। तो साथियों, ये जो 4 ऑप्शन, 4 जो प्रोसेस हुए हैं कि चैलेंज, थिंकिंग, एनालिसिस, रूल फॉर्मेशन और लास्ट में लॉजिकल थिंकिंग, ये 5 स्टेप हुए हैं। अब इन 5 स्टेप को देखिए, आपने से कई लोगों ने सुना होगा और मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स इज नोन एज स्टडी ऑफ पैटर्न्स। तो ये एक पैटर्न जब हमने किया तो उसमें जो 5 स्टेप हुए हैं, मैथमेटिक्स का मतलब है कि ये पैटर्न को स्टडी करना, तो पैटर्न को जानना। तो पैटर्न में जो 5 स्टेप किए हैं वही मैथमेटिक्स क्लासरूम लर्निंग का पार्ट होना चाहिए। यानी कि जब तक मैथमेटिक्स के अंदर चैलेंज नहीं है, बच्चे को चुनौती नहीं मिल रही, बच्चा सोच नहीं रहा, बच्चा एनालाइज नहीं कर रहा, बच्चा नियम नहीं बना रहा, तो उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो। तो बच्चे को तर्क करने की क्षमता विकसित करने के लिए हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए जिसमें बच्चे को मजा आए। जैसे मैंने जो चुनौती दी, आपने कहा इसमें चित्र हैं, तो बच्चे को अच्छा लग रहा है। तो चुनौतीपूर्ण जब भी हम कोई टास्क देंगे तो बच्चे सोचेंगे, सोचते सोचते एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके नियम बनाएंगे और उस नियम के आधार पे अपना तर्क भी रख सकते। तो मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ पैटर्न है, तो जो पैटर्न में किया वही मैथमेटिक्स है। क्लासरूम में आपने जब जब मैथमेटिक्स डील करना है तो आपको सोचना है कि क्या मैंने बच्चों को कोई चुनौती दी है, क्या बच्चे चुनौती मिलने पर सोच रहे हैं, क्या कोई सोचते सोचते एनालाइज कर रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं, तभी मैथमेटिक्स होगा। अदरवाइज वो जो आप डील करेंगे इसके अलावा, तो वो मैथमेटिक्स नहीं है। वो फिर आप, इसका मतलब कुछ चीजें मशीन की तरह बच्चे को डाल रहे हैं जिसमें बच्चे का सोचना नहीं हो रहा, तो बच्चा केवल प्रोग्रामिंग की तरह उसको अडॉप्ट कर रहा है और एज इट इज रिप्लेस कर रहा है, एज इट इज दोबारा वो सामने लिख के हमें दिखाता है। तो मैथमेटिक्स में हमने बात की कि मैथमेटिक्स टीचिंग का मतलब क्या है, और जब जब क्लासरूम में मैथमेटिक्स डिस्कस होगा तो ये 5 स्टेप होंगे तो मैथमेटिक्स हो रहा है, अदरवाइज मैथमेटिक्स। चलिए, अब बात आई कि रूल फॉर्मेशन। ये हमने 5 स्टेप बताए, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो बच्चा रूल ढूंढे, नियम ढूंढे। तो हमारे बहुत सारे साथी टीचर ये कहते हैं कि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये नियम कैसे ढूंढ सकते, इनके बस का नियम बनाना नहीं। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे बच्चे नियम ढूंढ सकते। एक 1.5 साल का बच्चा कैसे उसने टास्क किया, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दैनिक जीवन में ये बहुत आम है। ध्यान से सुने कि एक बार हमारे एक कुलीग है मिस्टर आर.सी. सिंगल, वो रिटायर हो चुके हैं और घर पे रहते हैं। तो उनकी एक बिटिया
जिसका एक 1.5 साल का बच्चा था, वो एक बार उनके घर रहने आया और वो जो सिंगला साहब, जो उस बच्ची के नाना जी हैं, नाना जी रोज शाम को बच्ची को घुमाने बाहर पार्क में लेके जाते। अब नाना जी घर रिटायर हैं तो घर में चप्पल पहन के रहते, पजामा पहन के रहते थे। तो 5 बजते ही वो पैंट पहनते और जूते पहनकर सैर करने के लिए जाते। ये 7 दिन तक प्रक्रिया चलती रही। 8वें दिन क्या हुआ, जैसे ही नाना जी ने कपड़े बदले और अलमारी खोल के जूते बाहर रखे, अभी पहने नहीं थे, जूते अपने सामने रखे, आप हैरान होंगे, वो 1.5 साल की बच्ची अपने हाथ ऐसे ऐसे आगे कर, मुझे उठा लो, मुझे ले चलो, मुझे उठा लो, जैसा आपने सबने अपने घरों में देखा हो। अब ये बताइए, उस 1.5 साल की बच्ची को किसने बताया कि ये बाहर जाएंगे, अभी जूते नहीं पहने हैं? कैसे पता लगा उसको? कोई बताएगा कि क्या हुआ कि 1.5 साल की बच्ची कूदने लगी जूते देख के? रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी? बच्ची ने क्या किया? कैसे? बच्ची को तो किसी ने सिखाया नहीं था। एवरीडे कपड़े Everyday- चेंज होने का। सर एनालाइज किया ना उसने हर रोज की। बहुत बढ़िया, एनालाइज किया और एनालाइज करके रूल जनरलाइज कर दिया। क्या क्या जनरलाइज कर लिया उसने, बताएंगे थोड़ा सा? कि नाना जी ने अब शूज निकाले हैं तो वो वॉक पे जाएंगे। बिल्कुल। तो ये 1.5 साल की बच्ची ने ये ऑब्जर्वेशन की, एनालाइज किया और फिर ये एक नियम बना लिया कि नाना जी जब कपड़े बदलते हैं और जूते पहनते हैं तो मुझे बाहर लेके जाते हैं। ये रूल बच्ची ने बना लिया। अब नाना जी चाहे दिन में किसी भी टाइम जूते या कपड़े बदलेंगे, जूते निकालेंगे, तो बच्ची तो फिर ये हाथ बढ़ाएगी कि मुझे बाहर, आप जब बाहर जा रहे हो मेरे को बाहर लेके जाओ। ये नहीं है कि इसको पार्क में लेके जा रहे हैं, वो बस जूते डालते ही उसका नियम बन गया कि मुझे बाहर जाना, अब ये बाहर जाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊंगा। अब देखिए, 1.5 साल का बच्चा अगर नियम बना सकता है, तो हमारे पास जो बच्चे हैं वो तो 12 साल, 13 साल और 18 साल तक के बच्चे हैं। तो ये बच्चे तो नियम बना ही सकते हैं अगर हम उनको मौके देंगे। जैसे 7 दिन मौके दिए, लेकिन मौके, बच्चे को मजा आना चाहिए। उस बच्चे को बाहर जाने में, घूमने में मजा आता था, तभी उसने उसको ऑब्जर्व किया। अगर मजा नहीं आता तो वो ऑब्जर्व नहीं करता। उसको उस टास्क में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने टास्क को ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया। तो 1.5 साल का बच्चा नियम बना सकता है, तो बड़े बच्चे भी नियम बना सकते हैं।
ये तो मैंने दिया था रियल लाइफ का एग्जांपल। अब मैं आपको मैथमेटिक्स में नियम कैसे बनाते हैं बच्चे, उस पर चर्चा। जैसे एक टीचर क्लास में आए और उन्होंने क्लास में आके कहा कि एक स्टेटमेंट लिखी ब्लैक बोर्ड पे, किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त। लिख लो भाई, याद कर लो इसको। टीचर ने सबको याद करा। दूसरा टीचर क्लास में आए, उन्होंने, वो दूसरे सेक्शन को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या किया, चलो भाई बच्चों को गुना करनी पहले से आता। उन्होंने कहा भाई चलो भाई आज थोड़ी सी गुना की प्रैक्टिस करते हैं। तो अच्छा चलो ऐसे करो, तुम क्या 5 को 0 से गुना करो तो बताओ क्या आएगा। अब ये बच्चों को टीचर पहले से मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से बता चुके हैं। 5 गुना 0 यानी कि 5 गुना 1 का मतलब 5, 1 को 5 बार 1 जमा 1 जमा 1 5 बार 1 जोड़ दें तो 5 गुना 0 का मतलब 0 जमा 0 5 बार लिख लिया तो वो 0 ही आएगी 5 बार जोड़। तो 5 गुना 0 0, ये बच्चे को पहले से क्लैरिटी आ चुकी। फिर उन्होंने 15 को 0 से गुना कराया, सॉरी 17 को 0 से गुनाया तो 0 7 0 0 1 0 2 0 तो उत्तर 0। फिर अच्छा चलो सारे जने 374 को 0 से गुना करो। अब सबने 374 को 0 से गुना किया, 0 4 0 0 7 0 0 3 0 3 0 उत्तर 0। फिर उन्होंने एक 4 अंकों की संख्या को 0 से गुना कराया, फिर उन्होंने एक 7 अंकों की संख्या को 0 से गुना कराया। तो बच्चों ने सारे निकाल लिए, लिख लिए। अब टीचर उनसे कह रहे हैं कि यदि मैं एक 12 अंकों की संख्या, और उन्होंने 12 अंकों की संख्या लिख दी और पूछा कि इसको मैं 0 से गुना करूं तो कोई मुझे बिना गुना करे बता सकता है। तो कुछ बच्चों ने एकदम से हाथ खड़ा किया, हाँ जी ये भी 0 आएगा। क्यों, कैसे बताया बच्चों ने, क्या कारण, कैसे, और पहले टीचर में और इस टीचर में क्या फर्क है, और बच्चों ने किस प्रकार से उत्तर दिया, इसके बारे में कोई बताए। सर बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया और एग्जांपल दिए। बच्चों ने अपनी थिंकिंग के हिसाब से रूल फॉर्मेशन कर लिया। बहुत बढ़िया। बच्चों ने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, बच्चों ने रूल फॉर्म कर लिया अपने आप, ऑब्जर्वेशन से, जी सर, एनालिसिस से। उन्होंने, बच्चों ने ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बेस पे उन्होंने रूल फॉर्म कर। जबकि पहले वाले टीचर ने क्या किया, किसी संख्या को 0 से बनाया, लिख के दिया। तो उसने बच्चों को क्या ट्रीट किया और दूसरे टीचर ने कैसे ट्रीट किया, ये बताइए। क्या क्या फर्क था दोनों में? पहले ने क्या ट्रीट किया बच्चों को? सर फर्स्ट ने तो उनको क्रैम करवाया है दैट 0 इज व्हेन 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आएगा। बट सेकंड टीचर, हाँ जी, सेकंड टीचर ने उन्हें जर्नलाइज करने के लिए पहले चैलेंज दिया, स्टेप बाय स्टेप। जब उन्होंने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया 0 को तो 0 आया, सेकंड 2 डिजिट्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तभी भी 0 आया, 3 डिजिट्स वालों को मल्टीप्लाई किया तभी भी 0 आया। एंड देन दे जर्नलाइज दैट भी 12 डिजिट्स के नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। सोचने के लिए बात देखिए, बच्चों को स्वयं अपने आप उस नियम को बनाने का, सोचने का मौका दिया दूसरे टीचर ने, जबकि पहले टीचर ने केवल उसको एक याद करने का मौका दिया। तो पहले वाले टीचर ने बच्चे को मशीन समझा, उसमें प्रोग्राम डाला, जबकि दूसरे टीचर ने बच्चे को सोचने का, स्वयं नियम बनाने का मौका दिया। चलिए अब मैं एक और उदाहरण देने से पहले, नियम बनाने का एक मैं और बातचीत करना चाहता हूँ रुचि के ऊपर। बच्चे मोबाइल सीख जाते हैं अपने आप, कोई सिखाता नहीं। और मेरा क्या हुआ, एक बार का अनुभव है कि एक बार जब शुरुआत में मोबाइल में व्हाट्सएप चला तो किसी ने मुझे कहा कि ये जो फाइल मैंने भेजी है इसको ईमेल कर दो। अब व्हाट्सएप से ईमेल करना मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैंने किसी साथी से पूछा कि भाई कैसे ईमेल करें। तो अब हैरान होंगे, उस साथी ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया और एक एक स्टेप मुझे बताया, और मैंने वो समझकर और वैसा ही एक प्रैक्टिकल एक मेल मैंने कर दी जिसको मुझे कर दी। लेकिन दूसरी ओर एक बच्चा जिसके घर में मोबाइल, पिताजी मोबाइल देते नहीं,
कोई गाना चलाना सीखना चाहता था या कोई खेल खेलना चाहता था, पिताजी से छुप छुप के मोबाइल उठाया और रात को या जिस भी टाइम मिला उसने वो गाना या वो खेल चलाना सीख लिया। हैरान होंगे, वो 15 दिन तक पिताजी बाहर चले गए, 15 दिन बाद आए तब भी उसको वो भूला नहीं, वो फिर भी गाना 1 सेकंड में उसने ऑन कर दिया या वो खेल 1 सेकंड में खेल। अब आप बताएं, मैं भूल गया जबकि मेरे को किसी ने समझाए थे सारे स्टेप, एक एक चीज समझाई थी, मैं भूल गया। लेकिन वो बच्चा जो उसने उसको किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, उसने खुद ही खेल ढूंढा, फिर भी वो भूला नहीं, जबकि मैं भूल गया, मुझे अच्छी तरह से समझाया था। तो क्या फर्क है, खुद एक्सप्लोर मुझे किया समझाया, था। मैं भूल गया, उसको किसी ने समझाया नहीं, उसने खुद ही ढूंढा, वो नहीं भूला। सर उसने रूल खुद एक्सप्लोर किए थे तो उसको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता थी। उसने खुद एक्सप्लोर किया था, उसने हर चीज को खुद ढूंढा था, नियम खुद बनाया था, लर्निंग इसलिए बाय वो नहीं डूइंग। भूला। और मुझे किसी ने समझाया था। ध्यान दीजिए इस बात को, क्लासरूम में अपने परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हम बच्चों को समझाते हैं, हम बच्चों को बतलाते हैं, हम बच्चों को सॉल्यूशन देते हैं, बच्चे याद कर, वो चीजें याद कर जब हम सॉल्यूशन देते हैं। और बच्चे जब खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो बच्चे सीखते हैं। तो सीखना और याद करना ये अलग अलग हैं, इस पे आप फोकस करें। हमें याद नहीं कराने, हमें रट्टे नहीं मरवाने, हमें उनको सीखने का मौका दें। तो जिसमें रुचि है, अच्छा, मोबाइल क्यों सीख जाता है अपने आप? कोई बताएंगे मोबाइल क्यों अपने आप सीख जाता है? क्लास में ऐसा क्या है जबकि सिखाने पर भी नहीं सीख पा रहा? बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है सर मोबाइल चलाना। वहाँ एक तो उसे इंटरेस्ट है, रुचि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आज, रुचि बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो सबसे पहले तो रुचि ही है, और क्या कारण है? एक आजादी भी है, वो मोबाइल पर किसी भी तरीके से कोई भी बटन चालू कर सकता है, कोई भी बैक है, ये है, सारी तरह की उसे आजादी रहती है मोबाइल में। ये क्लासरूम में ध्यान नहीं दीजिए है। इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आजादी है। क्लास में टीचर ने एक तरीका कर रखा है, वही तरीका करना है। यहाँ बच्चे को आजादी है, बच्चा सोच सकता है तो वो किसी भी तरह से कोई भी बटन दबा के ट्राई करता रहता है, आजादी है। कोई टाइम बाउंड नहीं है, वहां क्लास में हमेशा टाइम बाउंड होगा, कोई आजादी नहीं होती, एक ही तरीका करना होता है, आजादी नहीं है। और तीसरा, गलत होने पर मोबाइल में आपने कहा कोई बटन दबा लेता है, बटन गलत दब गया कोई बात नहीं, अगला बटन दबाया, नहीं गलत दब गया, फिर अगला दबाया, नहीं हुआ ठीक, फिर अगला दबा दिया। उसको गलती होने का जरा भी अफसोस मन में नहीं आता, कोई ऐसी भावना नहीं आती। क्लास में होशियार बच्चे हों या मीडियम बच्चे हों या कैसे भी बच्चे हों, कोई गलत होते ही एक भावना जरूर उनके मन में। यहाँ कोई डर नहीं है। तो हमें क्लास में ऐसा वातावरण बनाना है कि गलती होना एक नॉर्मल हमारी प्रोसेस का पार्ट है सीखने का। लर्निंग में गलतियां होंगी, हमेशा होंगी, हमें उन गलतियों को सीखना है, गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। गलतियां बहुत नॉर्मल बात है। गलतियों का ये भी हम पक्का कह सकते हैं कि गलतियां जो हैं वो अभी हमने कोई काम किया और हमसे नहीं हुआ तो आज नहीं हो रहा, लेकिन आगे हो जाए, ये पक्का है। तो गलतियों को, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं फिनलैंड का। फिनलैंड हमारे दुनिया में एक जानी मानी एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स एजुकेशन में काफी आगे चल रहे हैं। पीसा के टेस्ट में कोरिया, चाइना, जापान और ये फिनलैंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया उसमें कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। पीसा का आपने सुना होगा जरूर, एक इंटरनेशनल बेंचमार्क टेस्ट है जिसके बेस पर हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों की हमारे किस तरह के हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो विज्ञान गणित में होता है ये। और इसमें मैं बात करूं तो फिनलैंड का मैं उदाहरण दे रहा था। फिनलैंड में टीचिंग लर्निंग का एक एग्जांपल मुझे एक बार एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ने को मिला कि एक टीचर क्लास में आया 6th या 7th में, तो उसने आके क्लास में अनाउंस कर दिया भाई आज ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये तुम्हारे को इसके प्रश्न नहीं हो पाएंगे,
पहली बार में तुम नहीं कर पाओ। तो अब टीचर ने अनाउंस करा, तो आपको क्या लगता है कि क्लास में कोई टीचर आगे ऐसे ही कहता है कि तुम्हारे को नहीं आएगा पहले? इससे क्या फायदा या क्या नुकसान है, एक बार आप चर्चा करें कि भाई टीचर ने ऐसा क्यों अनाउंस किया और उससे क्या फायदा या क्या नुकसान है। कई बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि करने की, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आ गई बच्चे के अंदर कि भाई पता नहीं क्या है इसमें, और देखेंगे भाई हम तो, और हो सकता है उसको चुनौती के रूप में भी ले लें कि भाई सर कह रहे नहीं और हम तो करके माने, तो ऐसा भी हो सकता है। और जिज्ञासा तो बनी गई कि पता नहीं क्या है इसमें, देखना पड़ेगा। चलिए, और दो रीजन हो सकते हैं। एक तो साइकोलॉजी आपने उसके बच्चे की गिरा दी, मनोविज्ञान से उसको पहले ही डरा दिया, बच्चा अगर सीखना भी चाहे तो नहीं सीख पाएगा। दूसरा, टीचर हो सकता है खुद जज करना चाहता हो, देखना चाहता हो कि इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, कि मैं इजी चीज भी हो सकता है कि बच्चा समझने से ही डर गया और सीखने की कोशिश भी ना करे। दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसके। तो अगर हम पहले किसी चीज को नेगेटिव डिक्लेयर कर देंगे तो चैलेंज भी ले सकता है बच्चा, और टीचर ने, चलिए ठीक है, टीचर ने केवल ये कहा कि पहली बार में नहीं कर पाएंगे, आगे कर लेंगे। तो उसने ये कहा कि पहले दिन नहीं कर पाएंगे। बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई ना उनसे जी। बच्चों में ना आने का जो डर है या ना आने का जो डिससेटिस्फेक्शन है वो नहीं होगा कि हाँ 2 बार में आएगी चीज। बहुत बढ़िया। ये भी एक जो फेल्योर का डर है ना, वो हमें कैसे हटाना है बच्चों के दिमाग से, इसके लिए हम बच्चों को तैयार ही नहीं करते। हम बच्चों को फेल होना एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। हम जीवन में, जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो बहुत जगह हम अपने कार्य को नहीं कर पाते, फेल होते हैं। तो हमारे मन में वो हीन भावना या एक कॉन्फिडेंस लो होना, वो क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, चाहे परिवार के हैं चाहे स्कूल के हैं, फेल होना, किसी कार्य में सफल ना होना एक जीवन के हिस्से हैं। इस कार्य में सफल नहीं हुए या अभी सफल नहीं हुए, कल हो जाएंगे। ये भावनाएं हमारे मन के अंदर भर जानी चाहिए। हमें इस बात को बच्चों के अंदर लेके आना है कि फेलियर या कोई चीज हमारे से हल नहीं होगी, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं हो सकता ना हो, आज ना हो तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी। तो ये भी हमें देखना है बच्चों के अंदर। बिल्कुल सही कहा कि कोई भावना नहीं आएगी कि भाई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो उनके अंदर जो गलती की या उसकी भावना, वो बिल्कुल डर खत्म हो गया। तो गलती, अगर सर को क्वेश्चन दिखाने जाएंगे तो गलत होगा, तो कोई डर नहीं है क्योंकि सर ने तो पहले कह रखा है कि भाई आज नहीं होगा। तो एक तो वैसे गलत होना और एक कहकर गलत होना, दोनों में बच्चे के कॉन्फिडेंस को कौन सा मजबूत करेगा, ये आप सोच सकते हैं। चलिए अब मैं बात कर रहा था रूल बनाने की, तो मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि जैसे कक्ष में अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो अगर हमें इंट्रोड्यूस करनी है, तो एक बार कोई साथी बताए कि कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में। सर एचसीएफ मेथड सर अप्लाई करके। क्या बताइए थोड़ा सा सर। जैसे ना हिंदी में भी जैसे सर भाज्य बराबर है भाजक गुना में भागफल प्लस शेष डिविजन डिविडेंड, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक तो ये है, और बोलिए शाबाश बोलिए। सर सबसे पहले अपन सिंपल प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, उदाहरण लेके चलेंगे सर। उदाहरण से फिर उनका जो हमारा ये रूल है डिवीजन का वो बताएंगे, उसके बाद फिर कर दिया तो 5 थी, 6 आ गया और 3 हमारा आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, 5 भाजक है और वो डिवाइजर है और डिविडेंड। ये सारे टर्म्स बता दिए। और इसमें हमने ए बी सी और आर और क्यू बता दिया। ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये क्यू है, और ए प्लस आर। इसके अलावा कुछ और तरीका तो देखिए, एक टीचर ने क्लासरूम में आए और एक 17 को 5 से भाग किया, बता दिया भाई ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये a इज इक्वल टू बी। ये 2 नंबर थे 17 और 5, तो a हमारा 17 है, b हमारा 5 है, तो a इज इक्वल टू 5 गुणा 3 जमा 2। 17 बराबर 5 गुणा 3 जमा 2। तो ये हमारा जो है इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये वेयर r is less than 0 is less than r is less than 1, 0 is less than equal to r is less than 1 and q is 0।
तो ये 4-5 बातें जो है हम उसको बता दी और टीचर ने ये ओवर कर दी। ये तो एक टीचर ने क्लासरूम में किया। अब दूसरे टीचर ने इसी टॉपिक को कैसे हैंडल किया, मैं एक बार आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उस टीचर ने क्या किया, क्लास में आए तो आते ही कहा भाई कोई थ्योरम या कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा भाई चलो भाई भाग करो, जैसे 17 को 5 से ही भाग कर दिया। उसने क्या किया, पहले 17 को 5 से भाग कराया, फिर बच्चों को कहा कि एक टेबल बनाई और जैसे 17 ए है, 5 इसमें बी है, फिर Q हमारा 3 आ गया और R हमारा 2 आ गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा 18 को 5 से भाग करिए, उसके भी इसी तरह से लिखिए। तो 18 को भी लिख दिया, 3 क्वोशंट 3 रिमाइंडर और बाकी सारी चीजें लिखी। फिर 19 को, फिर 20 को, 21 को, 22 को, 23 को। तो उन्होंने लगातार 7-8 संख्याओं को 5 से भागा और लिखवा दिया। सबके रिमाइंडर लाइन में आ गए। 17 में 2, फिर 3, फिर 4, फिर दोबारा 0, जब 20 से करा तो 0, फिर 21 को करा तो 1, 22 को करा तो 2, 23 को करा तो 3, इस तरह से वो पूरा टेबल बना। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे करो, अब 6 को अब इन्हीं संख्याओं को 6 से भाग करो। तो अब बच्चों ने पहले 5 से भाग करके वो टेबल बनाई, फिर 6 से भाग करके वो टेबल बनाई। तो अब बच्चों को कहा कि अच्छा देखिए दोनों टेबल के अंदर क्या लग रहा है आपको, क्या चीज नई लग रही है, रिमाइंडर में क्या खास चीज लग रही है। पहले तो बिना रिमाइंडर के पूछा, तो बच्चों ने ऑब्जर्व किया रिमाइंडर के बारे में कि जब 5 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, फिर इस तरह से और भी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रिपीट हो गया। तो सर ये रिमाइंडर तो कभी 5 से बड़ा नहीं आ रहा, ये बच्चों की ऑब्जर्वेशन आएगी। फिर 0 भी आ रहा है। तो रिमाइंडर में और जो डिवाइजर है उन दोनों में क्या रिलेशन है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस आता है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन, ये पहले ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली। फिर क्वोशंट के बारे में सर टीचर ने क्या किया, भाई सभी बच्चे 127 को 5 से भाग कर, तो कितना क्वोशंट आया 25। हाँ भाई रमेश तुम्हारा कितना है 25। हाँ भाई सुरेश तुम्हारा कितना है 25। हाँ भाई राहुल तुम्हारा कितना है 25। सारी क्लास का 25। भाई किसी का अलग आया नहीं 25। फिर उन्होंने कहा किसी और को कि इसी तरह से 2-3 संख्याओं को भाग कराया तो सबका क्वोशंट एक जैसा ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्वोशंट हमेशा यूनिक। तो जो कंडीशंस जो हमें लिखनी थी वो ऑटोमेटिक हमने बच्चे को खुद ही जनरेट करवा दी। बच्चे ने जनरलाइज किया, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और वो रूल ढूंढ लिया और A इज इक्वल टू BQ प्लस R ये कर दिया। तो देखिए पहले टीचर ने किस तरह से डील किया और दूसरे टीचर ने किस तरह से डील किया। तो आप जरूर एक बार मुझे बताएं कि क्या फर्क है दोनों का। सर जो आपने सेकंड टेक्निक बताई वो ज्यादा इफेक्टिव है सर, उसमें से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बच्चे। सर रूल फॉर्मेशन। सर फर्स्ट टीचर ने रूल टू एग्जाम्पल फॉलो किया और सेकंड ने एग्जाम्पल टू रूल फॉर्मेट किया। तो हमें नॉन टू अननोन की ओर जाना है। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए हमेशा नॉन टू अननोन। तो ये जो सेकंड टीचर है उसने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो की है। पहले वाले ने बैंकिंग मॉडल, सीधी सूचना दे दी एकदम, ये सूचना है याद कर लो। बच्चे मशीन है दिमाग में रख लिया और लॉकर में बैठा लिया और भाई जब जरूरत होगी तो निकाल। तो एक तो बच्चे के अंदर सूचना डाल दी, बच्चे ने उसको रख लिया दिमाग में और जब जरूरत पड़ी निकाल दिया। रट्टे मारकर भी 100 में से 100 नंबर ले लेते हैं। दुनिया में 3 तरह की मेथोडोलॉजी, 3 तरह के प्रोसेस चल रहे हैं मैथमेटिक्स टीचिंग में। एक है एल्गोरिथम जिसमें हम बच्चों को केवल मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो मेमोराइजेशन पे, हमारी कंट्री उनमें से एक है जो पिज्जा में परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो मेमोराइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। एक दूसरा है रिलेशनल। रिलेशन में क्या होता है कि जितना बच्चा जानता है उसको जो चीजें नहीं जानता, जहां तक जाना है उसमें रिलेशन ढूंढकर और उसको आगे बढ़ता है। और तीसरा है सेल्फ मॉनिटरिंग। वो खुद ही डिसाइड करता है कि इसको क्या आता है और क्या नहीं आता और वो स्वयं करके और उसको समझता है।
तो ये जो जापान, कोरिया जो पीसा में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेकंड और थर्ड टेक्निक को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टेक्निक नहीं यूज कर रहे। वो इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज में जहां मेमोराइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, इसी वजह से आज इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप, वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा तो मेन टास्क ही मेमोराइजेशन रह गया। हम केवल याद करके, रट्टे मार के, एग्जाम्पल्स कर करके, प्रैक्टिस कर करके, उसमें प्रैक्टिस कर करके इतना हम अभ्यास कर लेते हैं कि हमें वो चीजें याद हो जाती हैं, और याद हो जाती हैं तो वो चीज आ जाए तो एग्जाम में कर देंगे, हट के आ गया, कुछ नया आ गया, वो हम नहीं। तो फोकस करना है हमें बच्चों को अपने आप करने का, नए नए प्रश्न देने का। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज पोलिया को आपने सुना होगा। पोलिया ने ये स्टेटमेंट, मैं भी कई जगह पढ़ता हूं, तो लिखा है कि भाई जो रिपीटेड क्वेश्चंस को बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, एक जैसे क्वेश्चन का अभ्यास कराते हैं, वो बच्चों की क्रिएटिविटी को किल करते हैं। भाई 15 जैसे ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, तो 700 का कितना है, 3 वर्ष का कितना है, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन दे दिए, या एरिया है उसके 10 क्वेश्चन दे दिए। वो बेकार है। जब तक क्वेश्चन में कुछ नया नहीं होगा, बच्चे को कुछ सोचना नहीं होगा, एक जैसे क्वेश्चन, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं हुआ। वो तो ऐसे कैसे प्रोसेस उसने याद कर लिया, सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया। तो जब तक सोचना नहीं होगा, मैथमेटिक्स नहीं है, और मैथमेटिक्स नहीं है तो हमारी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। थिंकिंग डेवलप कब होगी? जब हमें चुनौती मिलेगी, नई चीजें सोचने को मिलेंगी, तभी मैथमेटिक्स होगा। वैदिक मैथमेटिक्स जो आप कर रहे हैं, जब तक उसमें तर्क नहीं है, आप देखेंगे आपको हर कैलकुलेशन का, हर उसका तर्क है साथ, लॉजिकल वो है, तभी आप उसको कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि ट्रिक्स दे रखे, ट्रिक्स के साथ लॉजिक भी है, तभी वो अप्लाई होती है। तो आप हर चीज में लॉजिक बच्चे को ढूंढने का मौका दें, बच्चे को तर्क करने का मौका दें, ऐसा हमें सोचना चाहिए। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप में से किसी को अब तक मैंने जो बात की है उसके बारे में कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं, पहले वो बताइए, और कुछ टेक अवे आपको इस सेशन से क्या लगे वो आप मुझे बताइए। पहले तो कुछ आपके क्वेरीज हैं, कोई बात है आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। इसमें आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी भावनाएं, बच्चे की भावनाएं एक महत्वपूर्ण चीज है, और ये बड़ी अच्छी बात है सर। चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि उन बच्चों को जो पढ़ाते हैं टीचर्स, उनकी भी एक भावना होती है, परंतु डिपार्टमेंट ने टीचर्स को तो मशीनी की तरह यूज किया है, और मशीन फिर बच्चों को क्या भावनाएं दे सकती है? आप मेरे से एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, आप मेरे से क्लासरूम के मैथमेटिक्स को किस तरह से डील करना है उस पर चर्चा करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, मैं उसको नहीं बदल सकता। सर तो टीचिंग के बारे में, चलो इसमें टीचिंग के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ सर। सुनिए, टीचिंग के बारे में बात करें कि अभी आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, वर्ल्ड में एक उसको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। यस सर। उस 15 साल पहले उसने वो स्कूल ज्वाइन किया, वहां बच्चे स्कूल नहीं आते थे, बच्चे गरीब थे, सब कुछ था। उस बच्चे ने अकेले ने, उस टीचर ने अकेले ने ही, चाहे उसने किसी से रिसोर्सेज जुटाए थे, लेकिन उस अकेले ने स्कूल के अंदर जो QR कोड आज हमारी किताबों में लागू हुए हैं, वो उस टीचर ने सोचे, और उसने वो रिसोर्सेज बनाए और वो बच्चों को उपलब्ध कराए। तो ठीक है, कमियां हैं, सिस्टम में कमियां हैं, हमें तो ये देखना है कि मैं एज ए टीचर अपने आप को, जो सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हैं उसमें मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। सिस्टम देखिए, सड़क पर कितने ही कांटे फैले पड़े हैं, रोड, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, हमें तो जूते पहनने हैं अपने, हम अपने आप को बचा के रखें, अपने कार्य को बेहतर करें। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो बदलने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने कोशिश की होगी, कितने लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे कहा मैं भी हो सकता है कोई कोशिश करूं, लेकिन वो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें समय लगेगा, कितना लगेगा। आज की परिस्थिति के अनुसार मैं क्या कर सकता हूं, हमें केवल उस पर विचार करना। और मेरे से प्लीज अब इस सेशन में गणित से संबंधित कोई प्रश्न है आप पूछिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे को लिखिए, डिपार्टमेंट को लिखिए,
एक रिटर्न में स्टेटमेंट दीजिए, चर्चा में मत लाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप किसी भी थ्रू, यूनियन के थ्रू, किसी और के थ्रू चर्चा में लाइए, रिटर्न में भेजिए, ताकि उस प्रॉब्लम पर विचार। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार। सर काफी टाइम हो गया था कि बच्चों के लिए मोटिवेशन वो सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन आज हमें जो मोटिवेशन मिला वो अच्छा लगा कि आप लोग से सुन के कि हम भी मोटिवेट हो गए। एक्चुअली में काफी टाइम हो गया था, किसी वो होता है ना कि टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए, हमेशा नेगेटिव बातें चारों तरफ से आती रहती हैं। तो आज बड़ा अच्छा लगा सुन के, और काफी मतलब एनर्जी भी आ गई है, लग रहा है कि अब और भी अच्छा क्लास में होगा। चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट और कोशिश रहेगी सर। बिल्कुल आपने जो अच्छे सुझाव दिए हैं उनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। और अच्छा लगा सर, टाइम टू टाइम इस तरह की मोटिवेशनल चीजें मिलती रहें तो अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई साथी कोई बात कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें मेरे से मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के रिगार्डिंग? नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे 8वीं पास करके बच्चे आते हैं 9th क्लास में, तो बहुत से बच्चे सर ऐसे होते हैं उनको ढंग से काउंटिंग भी नहीं आती, हिंदी पढ़ना नहीं आता सर, तो उनको सवाल पढ़ने ही नहीं आते, तो उन बच्चों को सर कैसे आगे बढ़ाया जाए सर 9th क्लास से? आपको एक नंबर दे दूंगा, उस फरीदाबाद में टीचर हैं, उन्होंने एक्चुअली ये बिल्कुल आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उनके सामने आई थी। उन्होंने 1.5 महीना पहले 9वीं क्लास का कोई सिलेबस नहीं कराया। उन्होंने बच्चों को पहले बेसिक जो चीजें 9th में उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीजें चाहिए थी, उन्होंने 2 महीने, 1.5 से 2 महीने शुरुआत के उसी चीज में लगाए, और फिर उसके बाद उनको 9th के चैप्टर डील किए, और उतना ही पार्ट डील किया जितना पार्ट वो बच्चे ले सकते थे। जी सर, प्रोवाइड करवाना सर मुझे नंबर सर। मैं नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप बात करना उनसे कैसे उन्होंने डील किया। चलिए, धन्यवाद सभी का। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास रिटर्न में भेज सकते हैं, हमारी SCRT की मेल है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं लिख के, और चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।